Hello everyone, Namaskar. It is rightly said in context of India that Indian polity and Indian politics are the greatest opponents ever. Still, Constitution remains a single source of light, a ray of hope and preamble, its guiding beacon to ensure the democratic principles and participatory governance in the contemporary Indian politics. So my syllabus today would be about decoding and discussing the General Studies Part 2. As I have seen that my last video of decoding the General Studies Part 1 was very much lengthy, so it is somehow difficult for the aspirants and the students to watch it completely with 100% interest. So I have decided this time to break my video into components. So today I would be discussing about the polity and the governance, and in my next video I will be discussing purely about the third component, that is the international relation and the internal security part. So my today video would be about decoding the General Studies Part 2 that revolves around polity and governance, and here we start. First, let me discuss about how I have scored and how did I manage to score 100 plus marks in polity. I have scored around 106 marks that I consider decent marks, given the fact that in most of the cases students and aspirants are not able to fetch good marks in GS2 because we have to cover many aspects. So I think I would be a better judge to tell you that what did I do special in my mains answer writing and how I fetched decent marks. So let's understand the component of our syllabus. So first is the polity. Then the polity and the constitution is the first most important part, और ये सबसे ज़्यादा बल्कि part है, इसमें सबसे ज़्यादा questions आते हैं. It is mostly static. The other part is the unit 2, that is the governance and the social justice, और हिमाचल का component of course है ही. और जो तीसरा part है that is international relations and internal security का थोड़ा सा part. तो ये तीन आपके सब unit इसमें आ जाते हैं. आज हम discuss करेंगे unit 1 and unit 2. So let me discuss about polity and the constitution. देखिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में एक एक चीज़ मेंशन है और वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और किस तरह से लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का इसमें क्या रोल रहा, और सिटीजनशिप है, देन शेड्यूल्स हैं आपके, देन प्रियम्बल है. प्रियम्बल में से प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में क्वेश्चन जो है वो बनता है. और साथ ही में फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके सिलेबस में साफ साफ गिवन है कि चाहे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 14 to 32, चाहे वो राइट टू फ्रीडम है आपका आर्टिकल 19, और चाहे वो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, चाहे वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है. और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज दीज आर द प्रिंसिपल्स. ये ऐसे राइट्स हैं जो कि इन्फोर्सेबल हैं और कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं छीन सकता, एक्सेप्ट जब इमरजेंसी आती है. वी हैव सर्टेन कंडीशंस, किस समय कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिकली शांत किया जा सकता है. तो फंडामेंटल राइट्स मैं ये चाहती हूँ, देखिए जो एक मेजर सोर्स रहता है आपका पॉलिटी कवर करने का, वी ऑल नो दैट इज एम लक्ष्मीकांत. लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि लक्ष्मीकांत को पढ़ने का भी एक तरीका है. देखिए, जब आप लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं और जब आप लक्ष्मीकांत मेंस के लिए पढ़ते हैं, आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो दोनों में अलग होनी चाहिए. अगर प्रीलिम्स में आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट अवे वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जो कि आप इजीली क्रैक भी कर लेंगे. लेकिन जब मेंस की बात आती है तो फंडामेंटल राइट्स का जो कंपोनेंट है उसको आपको करंट अफेयर्स के साथ जो है वो एसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका जो आर्टिकल 25 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ आ जाती है कि आपको करंट केसेस जो है वो आपको वहाँ पे देने होंगे. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि रिसेंटली न्यूज़ में था
कि राइट अगेंस्ट फोर्सफुल कन्वर्जन और मैरिजेस के बारे में बात की गई थी कि जो लव जिहाद का कंसेप्ट है या दूसरे रिलीजन में फोर्सफुल शादियां करवाई जा रही हैं, ये कहाँ तक सही है। हमारी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके जो प्रति है वो एंटी कन्वर्जन लॉ भी लेकर आए हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो आपका आर्टिकल 25 से रिलेटेड है। वहां पे ये लिखा गया है कि कन्वर्जन जो है, फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो व्हेनेवर यू विल बी राइटिंग आंसर, यू हैव टू राइट आंसर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको आपको यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल 25 का यूज यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। सेम इज द केस विद द सबरीमाला इशू ऑल्सो। सबरीमाला इशू में भी यही था कि क्या फ्रीडम ऑफ जो कंसाइंस है, जो रिलीजन है, टू फ्रीली प्रोफेस प्रोपोगेट रिलीजन है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ आदमियों तक सीमित है, उसका औरतों से क्या ताल्लुकात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसमें यही बोला कि ये जो प्रैक्टिसेस हो रही थी of non allowing the women to enter the Sabrimala temple, that was held constitutionally invalid। तो आप जब अपने आंसर को करंट के साथ डालेंगे तो एग्जामिनर को ये बात पता चलेगी कि दिस पर्सन हैज रेड एंड स्टडीड थॉरली, और वो आपको वहां पे एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो फेच करवाएगा। मूविंग ऑन, DPSPs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि DPSPs एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है। इस पे जो एक प्रश्न दिखाई देता है आपको, वो दिखाई देता है कि क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे और ऐसी कौन सी मजबूरियां थी कि इन द बिगिनिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली लागू किया गया तो DPSPs को फंडामेंटल राइट्स की तरह इन्फोर्सेबल क्यों नहीं किया गया। तो ये भी DPSP का वहाँ पे सवाल बनता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमारी पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड नहीं थी, इतनी रेडी नहीं थी कि वो इस तरह की चीजों को जो है एक्सेप्ट कर पाए। सेम गोज फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली कितनी थी, उसके बाद एक और एडिशन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक DPSPs जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन जो आपकी पार्लियामेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज लेकर ला सकती है। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट लाया गया है, तो आप नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन को और साथ में स्टेट एम्बलम को आप क्या कर सकते हैं, आप उनको इंसल्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आपके खिलाफ जो है उस पर एक्शन ले सकती है। तो इस तरह का फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज में हम ये पॉइंट भी मेंशन करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम एंजॉइंग फंडामेंटल राइट्स, कि कुछ राइट्स के साथ हमारी ड्यूटीज भी हैं। और एज महात्मा गांधी हैज ऑल्सो सेड कि if actually you do your duty so you will be able to enjoy your rights। बट अगर आप सोचें कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके राइट्स हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं और आपकी कोई ड्यूटी नहीं है अपनी स्टेट और अपनी पॉलिटी के लिए, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो इसमें स्वर्ण सिंह की कमेटी की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सिलेबस में अगला पॉइंट है अमेंडमेंट्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक अलग ही टॉपिक है। स्टार्टिंग फ्रॉम किस तरह से आपका सज्जन सिंह केस आया, गोलकनाथ केस आया, आपका केशव नंदा भारती केस आया, आपका मिनर्वा मिल केस आया, इन्हीं से अमेंडमेंट्स निकली हैं। जैसे कि आपकी 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, और उस दौरान इमरजेंसी के प्रोविजंस में क्या क्या बदलाव आए, और 44th अमेंडमेंट ने किस तरह के उन प्रोविजंस को स्ट्रक करते हुए, उसे नल और वॉइड घोषित करते हुए किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट किया ताकि पर्सनल लिबर्टी को भी उतनी ही महत्वता मिले जितनी की स्टेट को है। तो इस तरीके से आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिमाचल में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मेंस में कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी अमेंडमेंट क्यों कहा जाता है। इस पे एक नोट लिखिए। ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है या 8 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो है वो आपकी केशव नंदा भारती केस के बिना जो है वो हमेशा अधूरी है, जो ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। देयर इज अ अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जुडिशियल इंटरवेंशन और जुडिशियल केसेस से निकला है। फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। देन देयर इज अ हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, ये भी आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है जो अलग अलग केसेस से निकली है। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में भी आ सकता है, और अगर बड़े पैमाने पे आएगा तो आपको वहाँ पे 8 मार्क्स का भी आ सकता है। आपको वहाँ पे केसेस के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे बढ़ते हुए, सो टॉपिक्स गिवन है। देखिए एक एक टॉपिक को आपको रीड करना पड़ेगा। पार्लियामेंट गिवन है, साथ ही में लेजिस्लेचर गिवन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है,
लोकल गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। जब मैं बात करती हूँ इसमें मान लीजिए मैं पार्लियामेंट के बारे में बात करती हूँ, तो यहाँ पे करंट से क्या रिलेटेड है? करंट यहाँ पे रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो था वो न्यूज़ में था। अगर मुझे प्रश्न ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है तो मुझे एकदम न्यूज़ याद आती है कि जब दिल्ली में जो आपकी सरकार है वहाँ के 20 MLAs जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनको पार्लियामेंट सेक्रेटरीज की जो पोस्ट थी वो दी गई थी अटैच टू द मिनिस्ट्रीज इन दी दिल्ली गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन के कहने पे प्रेसिडेंट ने उनको 20 MLAs को डिस्क्वालीफाई किया क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है एक ऐसा प्रॉफिट, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे आपको डिविडेंड्स, बेनिफिट्स या किसी प्रकार का फाइनेंशियल गेन हो। तो इस तरह को उस पोजीशन को न्यूट्रल रखने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को न्यूट्रल रखने के लिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का प्रावधान है। आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है वो गिवन है। तो उसके हिसाब से अगर आप आंसर में ये डालते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आप रीसेंट केस डालते हैं कि फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, उनकी जो रीसेंट जजमेंट थी कि ये जो 20 MLAs को डिस्क्वालीफाई किया है, दैट द होल डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस इज विशिएटेड, और उन्हें मौका नहीं दिया गया सुनने का। तो इस पे जो आप गवर्नमेंट थी, they also said that the justice has been discharged. So this is how you use the various judgments of the high courts and supreme court की क्या judgment आई है और constitution में इसका कौन सा article है, इससे आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा प्रभावशाली बनता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव में भी ऐसा है कि कैसे पार्लियामेंट या मैं कहूँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में किस हिसाब से टसल रहती है। आप अगर दिल्ली में देखेंगे तो चुनी हुई सरकार जो है आप और वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन दोनों के बीच में जो टसल है वो आए दिन दिखती है। तो आपको वहाँ ना कहीं ना कहीं ये मेंशन करना होगा कि ये टसल क्या है और इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस है, बिकॉज वी नो दिल्ली हैज बीन फाइटिंग फॉर स्टेटहुड। तो इस तरह से आप अपने स्टैटिक पोर्शन को पढ़ के उसे करंट के साथ जोड़ते हैं और जो इसमें जो सोर्सेज रहेंगे ऑफ कोर्स करंट के लिए वो वंस अगेन सेम है, विजन की जो मंथली मैगजीन्स आती है, साथ ही में जो PT 365 आता है विजन का, पूरे साल का आता है वो, उसमें मेंस के लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं। PT 365 हिस्ट्री के लिए, PT 365 पॉलिटी के लिए, PT 365 इकोनॉमी के लिए, आप वहां से अपने करंट को इस स्टैटिक के साथ मिला के प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें जुडिशरी में जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता है, या जुडिशियल एक्टिविज्म क्या चीज़ होती है और वो किस तरीके से पार्लियामेंट और जुडिशरी की जो टसल है वो भी आपको देखने को मिली थी इन योर एनजैक, और एनजैक दैट वाज जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो वहाँ पे जुडिशरी को ऐसा लगा कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे अपॉइंटमेंट मेथड में जो है वो दखल देने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, क्योंकि जुडिशरी का मानना था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके विरुद्ध जो भी होगा जुडिशरी हैज द पावर टू कंसिडर इट एज नल एंड वॉइड एंड स्ट्राइक डाउन द होल आर्टिकल। तो इस हिसाब से जो है वो आपको जुडिशरी में भी देखने को मिलेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगला टॉपिक आता है, हमेशा इसमें एक मेन रोल रहता है, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव वर्कड अराउंड फॉर 8 to 9 months एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सो आई नो दैट व्हाट वर द चैलेंजेस, बिकॉज आई हैव सीन द चैलेंजेस इन द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, और किस हिसाब से वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, विमेन के लिए क्या रोल क्रिएट हुआ है। लेकिन वंस अगेन द प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो पंचपति का कंसेप्ट है, so women are not matlab I've seen very less women attending the meetings, and on their behalf their husband used to come, because I have seen mostly that if women is pradhan, then like there were 80% chances that the vice pradhan or we call it up pradhan was her husband. So this is how the power has been somehow grasped, and women has actually become symbolic. So we need to change it, we need to change the whole scenario. So the lacunas in the local self government जो है वो हमको वहाँ पे बताने हैं, और किस तरह से 73rd अमेंडमेंट एक आशा की किरण आई, लेकिन आज भी जो कि है बजटरी प्रोविजंस जो है वो प्रॉपरली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ है कि वो कितनी पावर, कितना पैसा, कितना बजट जो है वो इन लोकल गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व करती है सॉरी। तो इस हिसाब से बहुत सारी डिफरेंट कमिटीज़ आपने पढ़ी होंगी, बलवंत राय कमेटी पढ़ी होगी आपने, LM सिंघवी कमेटी पढ़ी होगी।
तो इस हिसाब से जो है आप कमिटीज़ को भी वहाँ मेंशन करते हैं और एक अपने में टॉपिक बनता है द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, 74th फॉर द म्यूनिसिपल पार्ट। नेक्स्ट वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑनलाइन कहीं से भी इसके नोट्स बना सकते हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ जाती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो है, और साथ में कैग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर एग्जांपल द वेरी पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। तो ये सारे के सारी जो है बॉडीज के बारे में आपको इश्यूज भी साथ में पता होने चाहिए कि इनसे रिलेटेड करंट में क्या था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये साफ साफ मेंशन्ड है सिलेबस में, और यहाँ पे ये लिखा गया है रीऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से हिमाचल प्रदेश पहले जो था किस तरह से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में वो फॉर्म हुआ, और किस तरह से पहले वो यूनियन टेरिटरी था अंडर अ लेफ्टिनेंट गवर्नर, और 1951 के बाद जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली की जो दौड़ लगी और टेरिटोरियल असेंबली भी देखने को मिलती है हमें 62 के आसपास, और बाद में 1971 तक स्टेटहुड का जो सारा का सारा सफर रहा, तो वो रीऑर्गेनाइजेशन पार्ट इसमें आता है। पॉलिटिकल पार्टीज हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रोमिनेंट है, इवन दो अब हमें देखने को बीजेपी एंड कांग्रेस मिलती है, बट इसके अलावा भी आपकी कुछ इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, और ओरिजिन कैसे होता है, प्रजामंडल का इसमें कंसेप्ट आता है कि उन लोगों ने अपनी क्या भूमिका निभाई स्टेटहुड लाने के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर लाइक यशवंत सिंह परमार इज देयर, तो उनका भी यहाँ पे योगदान क्या रहा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सब रीजनलिज्म टॉपिक आता है, प्रेशर ग्रुप्स आते हैं। प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन बिना इलेक्शन लड़े जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लोगों को डिसीजन मेक करने में हेल्प करते हैं, लोगों का एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनाने में बिल्ड करते हैं, तो ये भी है। देन अगेन क्वाजी जुडिशियल बॉडीज ऑफ हिमाचल, इसके लिए अगर मैं आपको पूरा का पूरा यूनिट 1 जो मैंने अभी पॉलिटी बताया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताया, बॉडीज बताया, हिमाचल का बताया, इसके लिए अगर मैं सोर्सेज के बारे में बात करूं, सो एनसीईआरटी की जो 11th की जो एनसीईआरटी है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली 12th की जो एनसीईआरटी है दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको ये 2 एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी अगर आप एक बिगिनर हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन आपने किसी और सब्जेक्ट में की है, आपने आर्ट्स में नहीं की है, तो ये एनसीईआरटीज को रीड करें, एक बेसिक आइडिया लें, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत में चलें, और लक्ष्मीकांत में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, मेंस में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और वहाँ पे बेसिकली आप जो है अपने नोट्स बनाना शुरू करें। एक बार बेसिक नोट्स तैयार हो जाएं तो उसको आप करंट के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोर्सेज जो हो जाते हैं वो एनसीईआरटी के अलावा ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत हो जाती है। देन हिमाचल वाले कंपोनेंट के लिए वंस अगेन माय सोर्स विल बी निधि सोनी की जो कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एचएस की किताब है, ग्रीन कलर की बुक है, आप उसको देख लीजिए, उसमें मेंस का भी बहुत ब्यूटीफुली गिवन है। जोगटा मेंस की भी जो नई किताब आई है उसको भी आप हैंडी रख सकते हैं, तो जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि निधि सोनी में कवर्ड नहीं है वो आप वहां से कर सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है, अदरवाइज एक सोर्स भी रखेंगे तो भी बहुत है। मैंने सिर्फ और सिर्फ निधि सोनी ही फॉलो की थी क्योंकि मेरे वक्त में जोगटा जो है वो नहीं आई थी। और साथ ही में आप सेकंड एआरसी जो है हम बोलते हैं, अगर आप इतना डीपली नहीं जाना चाहते आप सेकंड एआरसी की कुछ सिलेक्टिवली रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ गवर्नेंस के टॉपिक में। सो दिस वॉज दी फर्स्ट पार्ट। और एक और चीज़ जो आप हिमाचल के लिए कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम निधि सोनी या जोगटा की जो मेंस की बुक है, मैंने आपको बीए के सेकंड ईयर के नोट्स बताए थे जहाँ पे हिमाचल का कंपोनेंट, हिस्ट्री का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा था, साथ ही में वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश भी गिवन है, किस तरह से प्रजामंडल का रोल रहा, सब रीजनलिज्म क्या है, रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, और जो आपकी एक डिबेट दिखने को मिलती है, द डिबेट ऑफ अपर हिमाचल एंड लोअर हिमाचल एंड ग्रीन कैप वर्सेस रेड कैप, इस तरह की जो डिबेट है वो आप बीए सेकेंड ईयर के नोट्स से जो है उसको पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी मिल सकती है। तो अगर आपको वो नोट्स मिलते हैं तो प्लीज़ उनको लीजिए। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट गवर्नेंस पोर्शन। देखिए पॉलिटी में जहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो बॉडीज थी या हिमाचल का था, उसके बाद यूनिट 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका गवर्नेंस। गवर्नेंस से भी हर साल जो एनालिसिस और ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपको गवर्नेंस में देखने को मिलते हैं। Going by the definition of governance, what is governance? So governance is the structure and the processes जो कोई भी गवर्नमेंट, मार्केट, स्टेट या कोई भी नेटवर्क यूज करता है सो दैट इट कैन इंक्लूड द वैल्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस इन इट्स
डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। सो गवर्नेंस का सिंपल भाषा में मतलब ये है कि एक गवर्नमेंट किस तरह से प्रोसेसेस लेकर आती है ताकि वो अपने विजन को समाज तक, पब्लिक तक पहुंचा पाए, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दे पाए, कितनी ईज के साथ वो दे पाती है, उसे ही गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस कहा जाता है। गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप यूपीएससी में भी बात करें और स्टेट में भी बात करें, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके नोट्स वो आपको स्पेशली कहीं से नहीं मिलेंगे, लक्ष्मीकांत का जो नया वर्जन आया है आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन जाके इसके नोट्स जो हैं वो टॉपिक वाइज बनाने पड़ेंगे। गोइंग बाय द टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक गवर्नेंस में आता है ई गवर्नेंस, कि या गुड गवर्नेंस क्या है। देखिए, गुड गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब है कि जब द प्रिंसिपल्स ऑफ योर रूल ऑफ लॉ, देन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, देन इंक्लूसिवनेस, देन वी हैव दिस कंसेंसस ओरिएटेड होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, और इस प्रकार से। तो गवर्नेंस में का मतलब है कि जब डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक, जितना इंटरफेस गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में सीमलेस रहेगा, आरामदायक रहेगा, उतना ही टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, उसे गवर्नेंस कहा जाता है। तो ये गुड गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव लेकर आई, तो हमने देखा है 2005 में आपका जो आरटीआई आया वो है, सिटीजन चार्टर आया वो है, साथ ही में हम बोल सकते हैं ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे मैं प्रगति पोर्टल बोलूँ, दैट इज़ योर प्रोएक्टिव टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज, चाहे वो सीपी ग्राम्स हैं। इस प्रकार के इनिशिएटिव जो हैं वो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली हैज़ इन्विजन्ड टू मेक इट्स गवर्नेंस गुड गवर्नेंस। आप गुड गवर्नेंस इंडेक्स लेकर आए, आप गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे, जो आपका बर्थ डेट है उस पे। तो इस हिसाब से आप गवर्नेंस के टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स डालेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। देन स्कीम्स और पॉलिसीज जो है वो फॉर्म करती हैं गवर्नेंस के बेसिस को। स्कीम्स और पॉलिसीज में जैसे कि हेल्थ में आपकी स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी करंट में है, दैट इज़ योर आयुष्मान भारत, और किस तरह से वैक्सीन्स का इम्पैक्ट देखा गया, और एजुकेशन, हेल्थ में जन औषधि परियोजना भी हो सकती है, या हेल्थ में नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में बात की गई कि मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया में कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, तो एक नया कमीशन लेकर आ रहे हैं, एक नई रेगुलेटरी बॉडी लेकर आ रहे हैं। सिमिलरली एजुकेशन में आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपकी नई पॉलिसी आई है 88 के बाद, तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं, मिड डे मील है, सर्व शिक्षा अभियान है, देन राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ में विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई है, सेंट्रल लेवल पे भी, हिमाचल लेवल पे भी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 ने कहीं ना कहीं ये कंसिडर किया जाता है कि कोविड-19 इज दी फॉल आउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो किस हिसाब से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा, जैसे कि भिलवाड़ा मॉडल को जो है वो काफ़ी सराहनीय रहा है, और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने, लोकल ब्यूरोक्रेसी ने ही कोविड-19 की रोकथाम के लिए मेजर्स लिए। राजस्थान का जो मॉडल है तो उसको भी काफ़ी आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, और this will make you look more educated to the examiner and fetch you decent marks. So next topic is public sector। क्या हमें मैक्सिमम चीज़ों को जो है वो हमें प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है, क्या प्राइवेटाइजेशन से हमेशा ही एफिशिएंसी आती है, इसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे क्या पड़ेगा, तो ये कॉम्पोनेंट्स भी आपके गवर्नेंस के हैं। रोल ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, किस तरह से रोल ऑफ डीसी जो है वो चेंज हुआ है, और इट हैज़ बिकम मोर प्रोएक्टिव। जो ब्यूरोक्रेसी जो है आपकी पर्दे के पीछे रहा करती थी, अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुल के सामने आ रही है, अपने इश्यूज़ को सामने लेकर आ रही है, तो वहाँ पे आप ये गवर्नेंस में पढ़ते हैं। लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो कंपोनेंट आता है गवर्नेंस के बाद, दैट इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जिसका नाम है सोसाइटी से भी रिलेटेड है, और सोशल जस्टिस में भी कुछ ब्रॉडर थीम्स गिवन है, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं इंडिया में भी और हिमाचल में भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्या इंपॉर्टेंस है, सिटीजन चार्टर क्या है, और एनजीओज क्या होते हैं, सिविल सोसाइटी क्या होती है, क्या डिफरेंट स्कीम्स है जो आप वुमेन के लिए लेकर आए हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए लेकर आए हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए लेकर आए हैं। ये गिवन थीम है, थीम ऑफ पॉवर्टी, थीम ऑफ हंगर,
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट आई कंसिडर गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। कोई इंसान इसको अगर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करता है तो उसको एसए में भी मदद मिलती है, क्योंकि एसए कोई अलग पढ़ाई नहीं होती। जो पढ़ाई आप जीएस के लिए पढ़ते हैं, मेंस के लिए पढ़ते हैं और प्रीलिम्स में आप इंडेक्स या रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो वही चीज आपके मेंस के आंसर को खूबसूरत बनाती है और वही चीज आपके एसेस को भी ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके हैं। अगर मैं बताऊं कि गवर्नेंस के ये जो यूनिट 2 पढ़ा हमने, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, ये कहाँ से हो सकता है, तो लक्ष्मीकांत का जो नया वर्जन है वो, और सेकेंड एआरसी में आप सिलेक्टिवली पढ़ लीजिए। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आती है, और उसमें आप ई गवर्नेंस का पढ़ लीजिए, आप सिटीजन चार्टर का पढ़ लीजिए, सिटीजन सेंट्रिक जो आपकी नई स्कीम्स या एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेजर्स आए हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, ताकि आपके आंसर को एक और ज्यादा बूस्टअप मिल सके। तो इस प्रकार से जो है आप गवर्नेंस के और सोशल जस्टिस के नोट्स जो है वो ऑनलाइन बना सकते हैं। टॉपिक वाइज ही गिवन है और आप वहां पे देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट 3 के बारे में बात करूं जो कि हिमाचल स्पेसिफिक है, तो यूनिट 3 के बारे में हम बात करते हुए जो डिबेट्स आती हैं वो यही आती हैं कि अपर और लोअर पॉलिटिक्स जो है, यानी अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की जो पॉलिटिक्स हैं उसमें क्या अंतर है, हिमाचल में कल्चरल डिवाइड किस तरह से इम्पैक्ट करता है, दी रोल ऑफ योर हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, इसका क्या रोल रहा, रोल ऑफ प्रजामंडल क्या रहा, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का क्या रोल रहा, देन रोल ऑफ विमेन का क्या रहा, स्पेशली पर्टेनिंग टू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स हिमाचल में किस प्रकार के हैं, और आरटीआई में और क्या बदलाव आ सकते हैं, विमेन के लिए पॉलिसीज हिमाचल सरकार की, डिसेबल के लिए पॉलिसी हिमाचल सरकार की, एससी एसटी माइनॉरिटी, इनके लिए क्या गवर्नमेंट ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं, हिमाचल प्रदेश का जो सर्विस गारंटी एक्ट है 2011, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अग्रेरियन सोसाइटी के लिए क्या रिफॉर्म आएंगे। तो ये हिमाचल वाले कंपोनेंट के लिए वंस अगेन अगर तो स्टैटिक है तो बीए सेकेंड ईयर के नोट्स, निधि सोनी की जो मेंस की किताब है कपल्ड अप विद फ्यू सेक्शन फ्रॉम द जोग्टा मेंस, और इस वाले हिमाचल के कंपोनेंट को कवर करने के लिए आप बजट और सर्वे की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको सर्वे और बजट, फॉर एग्जांपल हेलियोस की जो मंथली मैगजीन देखने को मिलती है, अगर आप बजट और सर्वे की भी देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी जो है वो स्कीम्स गिवन है महिलाओं के लिए, जैसे कि महिला जो है महिला उत्थान स्कीम आपकी आती है वहाँ पे, और जो आपका एक राशि दी जा रही है कन्यादान के लिए हिमाचल सरकार द्वारा, वो भी वहाँ पे पॉलिसीज और स्कीम्स जो हैं वो सारी गिवन है। तो इस हिसाब से मेजरली हमने यहाँ पे ये देखा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटी में आ रहे हैं। और वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आज का जो टॉपिक था दैट वाज टू डिकोड द सिलेबस ऑफ योर पॉलिटी, दैट वाज यूनिट 1, देन यूनिट 2 गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, एंड जो तीसरा रहेगा आईआर, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, दैट विल बी द मोस्ट अवेटेड वन, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जो है कम से कम हर साल, ज्यादा नहीं तो 70 से 80 मार्क्स बोले तो 1/3 जो है आपका कंपोनेंट इंटरनेशनल रिलेशन आता है, और उसमें इतना ब्रीदिंग स्पेस है उसमें कि आप जो है वो इजीली जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो आप ले सकते हैं। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फ्यू वैल्यू एडिशन की GS2 में मार्क्स कैसे फेच करें और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपना सिलेबस जो है उसको फिंगर टिप्स पे रखें, उसके हिसाब से नोट्स बनाएं। लिमिटेड सोर्सेज है, मैं बार बार वही मेंशन करती रहती हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जितने भी आपके क्वेश्चन है, चाहे वो 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 20 मार्क्स के, यही 3 डिवीजन रहता है, सबको आप कंप्लीट करने की कोशिश रहें। एक स्ट्रैटेजी मेरी ये रहती है कि सबसे पहले 20 मार्क्स के क्वेश्चन करती हूँ मैं। उससे क्या रहता है, क्योंकि 20 मार्क्स में से ज्यादा मार्क्स लेना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि उस समय मेरा हाथ भी थका नहीं होता है, मैं फ्रेश होती हूँ, और एग्जाम में अभी मैं शुरू ही होती हूँ, तो बैठी ही होती हूँ, तो एक एनर्जी जो रहती है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट डायग्राम्स के साथ पूरा अपना वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख दें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एनालिटिकली आपको सोचना होगा। मैं फिर बता रही हूँ, एम लक्ष्मीकांत को सिर्फ आप पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स ही सॉल्व होगा, मेंस के लिए आंसर नहीं होंगे। मेंस के लिए मैं स्ट्रैटेजी आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आपको विजन का PT 365 के नोट्स को, करंट अफेयर्स को वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देनी होगी। एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, केसव नंदा भारती केस है, देन योर शाहबानो बेगम केस जजमेंट आती है, उसमें ये कहा गया था कि जो मुस्लिम वुमेन की जो एक प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ये लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक
आपकी जो डिवोर्सी है मुस्लिम वुमेन, उसको एक लिमिटेड पीरियड तक ही एलिमनी मिलती है, लेकिन शाह बानो बेगम केस ने उसको बेसिकली नलिफाई किया और कहा नहीं कि लाइक एनी अदर वुमेन, मुस्लिम वुमेन आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू फुल एलिमनी। इस हिसाब से आप केस डाल सकते हैं। इंदिरा साहनी केस, जब भी रिजर्वेशन के बारे में बात आती है, बैकवर्ड क्लास के बारे में बात आती है, तो हाँ जी, इस केस ने, इंदिरा साहनी केस ने 27% रिजर्वेशन को हाँ किया ओबीसीज के, लेकिन क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को बाहर किया। तो आप वहाँ ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स डालें, कोई स्पेशल कमिटी फॉर्म हुई है, जैसे कि ओबीसी जो आपकी कास्ट है, उसमें ओबीसी में क्या बात आई थी कि देयर शुड बी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने जीएस रोहिणी की कमेटी सेटअप की थी। तो जब आप ये मेंशन करेंगे तो ट्रस्ट मी 1 से 2 नंबर आपके बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, और नंबर ही हैं जो आपको अलग करते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें बात करूंगी, इंटरलिंकिंग। देखिए, मैप्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरलिंकिंग करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ई गवर्नेंस का सिक्योरिटी वाइज क्या कंसेप्ट है, ई गवर्नेंस का एथिकल वाइज क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे सब कुछ जो है अगर ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो उससे करप्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, रेड टेपिज्म कम हो जाएगा, और इससे क्या होता है, एग्जामिनर की एक मोनोटनी भी ब्रेक होती है, उसको भी कुछ नया दिखने को मिलता है कि इस बच्चे ने एक टॉपिक को GS1, GS2, GS3 सभी से लिंक कर दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर का केस, जैसे हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डील किया था, आप वहां पे मेंशन करें। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को मेंशन करना बहुत जरूरी है, उसके बिना पॉलिटी जो है बिल्कुल अधूरी है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एंटी डिफेक्शन न्यूज में रहता है, तो अगर आप वहां मेंशन करेंगे कि जो एंटी डिफेक्शन है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से आया और वो शेड्यूल 10 का पार्ट है, तो एग्जामिनर वही आपको जो है 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा, क्योंकि आपने उनकी रिक्वायरमेंट पहली को फुलफिल कर दिया। उसके बाद आप जो लिखेंगे वो आपके साथ वाला बच्चा भी लिखेगा। तो यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मैं बता चुकी हूँ, आर्टिकल 102 है। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स जो आ जाता है, आपका गवर्नेंस के कंपोनेंट में आ जाता है, तो वहां पे अगर आपने कमिटीज नहीं डाली, जैसे होता कमेटी थी, देन वी हैव कोठारी कमेटी थी, सेकंड ARC की रिपोर्ट्स है, देन मुडलियर कमेटी है, और अभी रिसेंटली पिछले साल न्यूज में था यूपीएससी के रिफॉर्म्स के लिए लेटरल एंट्री का कंसेप्ट है, या फिर मिशन कर्म योगी है। तो ये सब जब आप करंट के टॉपिक्स को डालेंगे इन स्टैटिक टॉपिक्स में, तभी आपका आंसर जो है वो और ब्यूटीफुली जो है वो खिल के आता है। तो दिस वाज इट, किस तरह से वैल्यू एडिशन हो सकती थी। और एंड में बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि GS2 जो है वो एक्चुअल में स्कोरिंग है, मैंने खुद देखा है। यूपीएससी में भी बहुत सारे टॉपर्स के भी मार्क्स जो है वो GS2 में कम रह जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक जनरल परसेप्शन है कि GS2 में मार्क्स नहीं मिलते, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास अच्छे से टाइम है और आप और बढ़िया कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इन्हीं बातों का ध्यान rखें, अपने स्टैटिक को अपने करंट के साथ जोड़ें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार जाके देखें, सेम सोर्स है hpgeneralstudies.com, वहाँ पे प्रीलिम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है और वहाँ पे मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। एंड एक बार पढ़ लीजिए, आंसर राइटिंग आराम से होती रहेगी। बट दिस वाज योर 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ योर GS जनरल स्टडीज सिलेबस 2। एंड इसका जो दूसरा पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी, वो बहुत जल्द आने वाला है। सो टिल देन प्लीज़ share and subscribe this channel, and you can follow me on Instagram ID Oshin @Oshin2139, or my aim is to build an education community where all of us can realize the dream of becoming officers and serving our state. So till then, thank you so much, and Jai Hind, Jai Bharat.